हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। हमारा लेसन चल रहा है रिप्रोडक्शन और आज इसमें लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। पार्ट है 13th और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, परागण क्रिया क्या होती है और निषेचन क्रिया क्या होती है और इनमें अंतर क्या है। निषेचन क्रिया तो हमने पढ़ी हुई है, फर्टिलाइजेशन तो ये वो क्रिया होती है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलता है और युग्मनज बनाता है। ये आपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक है, परागण क्रिया एक नया शब्द आ गया, तो पहले परागण क्रिया होती क्या है इसको हम बताती हूँ मैं। तो ये क्रिया वो क्रिया है जिसमें परागकण, देखो ये परागन है और ये परागकण है, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं इसको, स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। इस क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। ये जनन क्रिया का निषेचन दूसरा चरण है। पहले चरण में क्या होता है, युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो इनका मेल होता है, ये सेकंड स्टेप है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, परागकण बनते हैं इसमें, है ना। परागकण बने और सीधा ही उसमें चले गए, जो स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र है वहाँ पर चले गए। अब निषेचन क्रिया हमने पढ़ी हुई है, ये दो प्रकार की होती है ना, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। जब तो नर और मादा युग्मक का मेल मादा शरीर के अंदर होता है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य में, जैसे पक्षियों में ऐसे होता है। ठीक है, पर जब नर और मादा युग्मक का मेल मादा शरीर से बाहर होता है तो उसको बाहरी निषेचन कहते हैं। जैसे जलीय प्राणी, मेंढक या मछलियाँ, इनमें आंतरिक बाहरी निषेचन होता है। परागण क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक स्वपरागण। तो स्वपरागण में ये परागकण अपने आप ही स्त्री केसर पर पहुंच जाएंगी। तरीका वही है परागकणों का, स्त्री केसर पर ही पहुंचना, स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र पर पहुंचना। तो वृत्तिकाग्र हमने कैसे बनाई थी, ये था स्त्री केसर, याद आ गया हमने, ये फूल का क्या हुआ, ये वृत्तिकाग्र थी, वृत्तिका, और ये अंडाशय। तो यहाँ पर पहुँचना, इस जगह पर तो अपने आप पहुँच जाते हैं तो उसको स्वपरागण कहते हैं। ऐसा कब होता है, जब उभयलिंगी फूल होता है। तो उभयलिंगी भी मैंने अपने निषेचन क्रिया में बताया हुआ है। तो उभयलिंगी जो होते हैं उनमें एक ही पुष्प के जो परागकण है, पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। और या फिर पर परागण होते हैं। तो पर परागण के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, कीटों के द्वारा, ठीक है, या फिर जानवरों के द्वारा। ठीक है, ये परागकण एक पुष्प से चलते हैं दूसरे पुष्प तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी विधियां हैं। जल के द्वारा, तो जैसे जल में ये बीज तैरते हुए चले जाते हैं, हवा के द्वारा उड़ते हुए आते हैं। कीट एक तितली जैसे है, वो एक पुष्प पे गई, वहाँ से परागकण लेके दूसरे पुष्प पर चलेगी वृत्तिकाग्र पर, वहाँ छोड़ देती है। तो जानवर कई बार ये खाते खाते बीज खाते हैं, तो उनके जुगाली करते जब जाते हैं तो कई बार मुख से गिर जाते हैं, या फिर उनको गोबर के द्वारा ये परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं, पक्षियों के द्वारा पहुंच जाते हैं। तो परागकणों के देखो, परागकण अब एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जाना है तो इसके लिए वाहक की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो। तो परंतु निषेचन क्रिया में जब नर युग्मक मादा युग्मक का मेल होता है तो इसमें कोई वाहक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें वाहकों की ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सारे परागकणों का नुकसान हो जाता है और इसमें कोई नर युग्मक या मादा युग्मक का नुकसान नहीं होता। और यहाँ पे परागकण नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए इसमें युग्मकों का कोई नुकसान नहीं होता। इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता होती है और इस क्रिया में विशेष लक्षणों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अब आ गया ये, जैसे एक पुष्प था, इस पुष्प में ये परागकण है, इसमें पुंकेसर में से परागकण निकलते हैं और इस वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं।
इसको तो स्वपरागन कहेंगे। नहीं तो ये परागकण जो है वो हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, ठीक है, दूसरे या पक्षियों के द्वारा एक पुष्प से चलकर दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। परागन से प्रारंभ करके पौधों में बीज बनने तक की सभी अवस्थाओं का हमने वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पौधे का परागकोश से परागकण जो है वो वृत्तिकाग्र तक, वृत्तिकाग्र क्या है? पुष्प की स्त्री केसर की वृत्तिकाग्र है, वहाँ तक पहुँचने की क्रिया को हम परागन कहते हैं। और फूल के पुंकेसर से में परागकोश होते हैं। तो पुंकेसर मैंने आपको कुछ ऐसा बना के दिखाया था, ठीक है। इसमें मैंने बोला था परागकण होते, ये पुंतंतु होते हैं। और मैंने पिछले यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया, ये रहा पुंकेसर, ये पुंतंतु है ना। तो पुंकेसर, परागकोश और पुंतंतु, इसको पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर जो है वो परागकोश में, पुंकेसर में परागकोश होते हैं और जो परागकण उत्पन्न करते हैं। परागकोश ये फूली रचना होती है। और स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, एक अंडाशय, एक वृत्तिका और एक वृत्तिकाग्र। ये रहा अंडाशय, ठीक है, ये वाला अंडाशय, ये वृत्तिका पाइप जो होती है, और ये फूली रचना वृत्तिकाग्र, इसको स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर, ठीक है। इसके बाद जब ये हो गया, परागन के बाद परागकण से एक नली निकलती है। अब ये एक परागकण है, मान लो इसमें 2 केंद्रक होंगी, ठीक है। एक नली निकलती है जिसको हम पराग नली कहते हैं। तो पराग नली पहले छोटी सी ट्यूब होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी हो जाती है ट्यूब, और ऐसी बड़ी ट्यूब बन गई है, ये पराग नली है, ये वाली, ठीक है, ये पराग नली है, ठीक है। या परागकण आए वृत्तिकाग्र पर आके, जैसे ही परागन क्रिया हुई, यहाँ पर एक परागकण आया। परागकण में 2 केंद्रक होते हैं, मैंने बड़ा करके बताती हूँ, 2 केंद्रक होते हैं, और इससे फिर एक ट्यूब बननी शुरू हो जाती है। फिर ये ट्यूब धीरे धीरे क्या होती है? बड़ी हो जाती है। ये परागकण है 2, तो ये ट्यूब जो बड़ी हो जाती है। ये 2 केंद्रक में से एक केंद्रक तो इस ट्यूब के शिखर पर आ जाता है, और एक यहीं पे रहता है। अब ये पूरा ट्यूब जो है ऐसे घूमती हुई नीचे आएगी, कहाँ पर आएगी? अंडाशय तक पहुँचेगी। ये वाले ऐसे यहाँ से आती हुई, तो यहाँ से नीचे से अंदर जाएगी। ये परागकण की ट्यूब जो है वो नीचे से प्रवेश करती है। अब हम इसी क्रिया में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कहाँ पे आए थे हम लोग? तो पराग नली कहते हैं। पराग नली में 2 नरयुग्मक हो गए। अब मैंने बोला था एक परागकण से में 2 केंद्रक होते हैं, इनमें से एक नरयुग्मक पराग नली में से होता हुआ बीजांड तक पहुंच जाता है, और उस बीजांड के साथ मिलकर जुड़ता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं, और इससे युग्मनज बनता है। एक निषेचन हो गया यहाँ पर, ठीक है। कैसे हुआ दोबारा से फिर बताती हूँ। इनमें से एक नरयुग्मक पराग नली से होता हुआ बीज के साथ बीजांड तक पहुँच जाता है, और उसके साथ जुड़ता है, और इससे युग्मनज बनता है। तो ये निषेचन हुआ। कि कौन सा निषेचन हुआ? फर्स्ट निषेचन हुआ। अब मैंने बोला था ना पोलन ग्रेन में 2 केंद्रक होते, एक तो जुड़ गया, एक नरयुग्मक जुड़ा, किसके साथ जुड़ा? बीजांड के साथ जुड़ा, ठीक है। अब दूसरा नरयुग्मक ये वाला, ठीक है, दूसरा नरयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ता है, और भ्रूण कोश या प्राथमिक एंडोस्पोर, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो बनाता है, और जिससे अंत में एंडोस्पर्म बनता है, जिसे हम कहते हैं पल्पी पार्ट बनता फ्रूट का। और ये
उच्च वर्गीय जो पौधे हैं ना एंजियोस्पर्मिया, उनमें ये ही दोहरी क्रिया पाई जाती है। एक निषेचन तो ये वाला हुआ था, दूसरा निषेचन ये वाला नरयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों के साथ जुड़ा। तो हमने 2 निषेचन पढ़े। एक तो पढ़ा हमने पोलन ग्रेन जो है ना, उसमें 2 केंद्रक है ना, जो परागकण है, हिंदी में परागकण बोलते हैं। परागकण में कितने केंद्रक हैं? 2 केंद्रक हैं, एक केंद्रक 2 केंद्रक, ठीक है। ये केंद्रक फर्स्ट और ये केंद्रक सेकंड। फर्स्ट केंद्रक परागकण का, पहला केंद्रक किसका? परागकण का। वो किसके साथ जुड़ता है? एक बीजांड के साथ जुड़ता है। और इससे क्या बनाते हैं? इससे युग्मनज बनता है, फिर उससे युग्मनज से भ्रूण बनता है, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर नन्हा बीज बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो नरयुग्मक है वो 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ जुड़ता है और एंडोस्पर्म बनाता है, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है। अब उसके बाद यही वही पुष्पा डायग्राम आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब निषेचन तो हो गया, दोनों प्रकार का निषेचन हो गया, इसको डबल निषेचन बोला हमने, ठीक है। दोहरा निषेचन सिर्फ एंजियोस्पर्म्स या उच्च श्रेणी के पौधों में ही दोहरा निषेचन पाया जाता है। जैसे निषेचन हो गया, अब फूल की पंखुड़ियों का कोई काम नहीं बचा, पुंकेसर का नहीं बचा, वृत्तिका का नहीं बचा, वृत्तिकाग्र का कोई काम नहीं बचा, ठीक है। इनका कोई काम नहीं बचा। तो ये था पुंकेसर, ठीक है। पुंकेसर का कोई काम नहीं है ना, इन पंखुड़ियों का कोई काम नहीं है, वृत्ति का कोई काम नहीं है, इन सब का काम खत्म हो गया। अब ये जो बाह्यदल पुंज है, इनका भी कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो और बाह्यदल पुंज भी, उनका भी काम नहीं रहा, वो भी सूख जाते हैं और अंडाशय सूखकर अंडाशय के साथ चिपक जाते हैं। अंडाशय जो है वो शीघ्रता से फिर अब वृद्धि करता है और इसमें कोशिकाएं विभाजित होकर बार बार विभाजित होकर वृद्धि करती जाती हैं और फिर बीज बनना शुरू हो जाता है। और बीज तो बनता है एक नरयुग्मक और एक बीजांड के मेल से, और जो एक दूसरा नरयुग्मक था और जो ध्रुवीय कोशिकाएं थी उनके साथ मिलकर फिर क्या बनते हैं? उनका जो आले द्वाले जो बनता है ना, इर्द गिर्द उसके बीज पत्तर बन जाते हैं, जिसमें भोजन बीज के लिए संचित होता है, वो बनाते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, वो बन जाता है। तो बीज में एक नन्हा पौधा होता है या जिसको भ्रूण कहते हैं वो होता है। भ्रूण में एक छोटी सी जड़ होती है और एक छोटा सा तना होता है और बीज पत्तर होते हैं, ये बीज पत्तर बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं इसको, हम भ्रूण पोष बोलते हैं। तो बीज पत्तर में बीज के लिए भोजन संचित होता है। तो आप क्या करो, घर में मटर आ रहे हैं आजकल ना, मटर का एक बीज लेके फली में से मटर निकाल के देखो ना, खोल के देखो मटर के छिलके में से, तो आपको ऐसा दिखाई देगा। अगर इसको 2 पीस करते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा वाइट कलर का आपको छोटा सा भ्रूण दिखाई देगा। भ्रूण में एक तो जड़ होएगी और एक क्या होगा? तना होगा। और ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये इसको बीज के लिए भोजन संचित होता है, इसी को भ्रूण पोष कहते हैं। समय अनुसार बीज जो है वो फिर सख्त हो जाता है, सूख जाता है। बीज जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहता है, ठीक है। और अंडाशय जो है, ठीक है, अंडाशय की दीवारें भी फिर सख्त हो जाती है और फली के रूप में आ जाती हैं। और फिर निषेचन के बाद सारे अंडाशय को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। और ये फल के अंदर बीज संचित पड़ा रहता है और फिर जब हम बीज को उगाते हैं तो फिर बीज से नया पौधा बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन प्रजनन। ये बहुत बड़ा लेसन था, इसमें मैंने पूरे लेसन को 13 वीडियो बनाकर करने की कोशिश की है। मेरे को लगता है आपको ये जो टॉपिक है अच्छा लगा होगा। इस टॉपिक में या आने वाले टॉपिक में मैं क्या सुधार कर सकती हूँ वो भी आप अपनी सजेशन दो, क्योंकि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको साइंस अच्छे तरीके से और इजी वे में पढ़ाने के लिए मैं बना रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और इन वीडियोस को आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।